पे आज से हमारे कार्यक्रम घर से निकलते ही का आगाज हो रहा है। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं और महिलाओं से ये समाज है। साथियों, इस आदिवासिनी मंच को आज पहली बार हम एक तरह से लॉन्च कर रहे हैं और ये इस पटल पर होने वाला पहला कार्यक्रम है, पहला भाग है और घर से निकलते ही इसका नाम दिया गया है। आज इस मंच पर हमारे साथ हमारी जो अतिथि महोदया हैं उनसे आप लगभग सभी लोग परिचित हैं और बखूबी उनके सामाजिक कार्यों से, उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा से उन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं इस मंच पे हमारी पहली अतिथि वक्ता के रूप में हमारी अतिथि महोदया श्रीमती कमला मीना जी। बहुत स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। आदरणीय कमला जी का हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं। आप पूर्व जिला प्रमुख हैं और प्रधान भी रह चुकी हैं। इन सब कर्तव्यों के साथ आप सामाजिक तौर पे आज भी कार्यरत हैं और अपने समाज के प्रति सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आदरणीय इस मंच पे आपका। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सभी कमला जी से परिचित हैं, लेकिन उनका एक सामान्य परिचय देना मेरा काम है और आज भी सक्रिय हैं सामाजिक रूप से और समाज के प्रति बहुत ही आपका जो डेडिकेशन है कहना चाहिए, वो आज भी हम सब जानते हैं कितना सुदृढ़ है और कितनी आप निष्ठा से उसे निभाती हैं। अखिल भारतीय मीना समाज में आप एक सक्रिय सदस्य के रूप में आज भी सक्रिय हैं और जो देश की पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी बन रही है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप श्रम दान के साथ साथ आर्थिक दान और समय दान जिसे कहना चाहिए सबसे बड़े, वो आप देते आ रहे हैं और बहुत खूबसूरती से इस लक्ष्य को पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं। आदरणीय कमला जी के साथ आज का पहला भाग करने का एक खास उद्देश्य रहा है क्योंकि आप इस समाज की प्रमुख सदस्यों में से एक हैं और जो बहुत बड़ा आपने इनिशिएटिव लिया है। हमारे इस समूह में बहुत सी ऐसी सक्रिय महिलाएं हैं, बहुत जो गुणी हैं, शिक्षित हैं, अच्छे परिवारों से आती हैं और उन्होंने फिर भी अपने गृहस्थी और सब में सामंजस्य बैठाते हुए समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व को निभाने की जो दृढ़ संकल्प लिया है, उसे आज आपने आदिवासिनी मंच के रूप में यहाँ पर देखा है और इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे आदरणीय कमला जी से। मैं पुनः आपका बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैम, आपको कौन नहीं जानता है, यूँ तो आप एक बहुत चर्चित चेहरा हैं और मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या हैं और क्या करते हैं, कौन हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जिला प्रमुख और प्रधान के तौर पे आपने जो कार्य किए थे एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन कमला जी की नज़र में कौन है कमला मीना? आपसे ही, आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। भारती, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं समझती हूँ कि ये प्रश्न आज दिन तक मुझसे किया नहीं किसी ने, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने राजनीतिक जीवन के बारे में ही पूछते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि मैं राजनीति में बाई चांस आई। 73वां संविधान का जब 33% रिजर्वेशन हुआ महिलाओं का 95 में 73वें संविधान का के तहत 33% पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला। आरक्षण मिलने के बाद में कई सीटें ऐसी आई जो रिजर्व आई, जैसे एसटी महिला की सीट आई, एससी महिला की आई, ओबीसी आई। इस तरीके से बहुत सारी सीटें रिजर्व हुई। महिलाओं को रिजर्वेशन मिला और रिजर्वेशन के साथ ही फिर महिलाओं को ढूंढा गया कि कौन पढ़ी लिखी महिला है जो अच्छा काम कर सके। तो 95 में जब रिजर्वेशन आया तो इटावा पंचायत समिति जो कोटा में है, कोटा की इटावा पंचायत समिति है, उसमें एसटी महिला की सीट रिजर्व हुई। अब रिजर्व हुई तो कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं मिली हमारे एज ग्रुप की उस समय।
तो मुझे ढूँढा गया कि भई मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो कि डॉक्टर साहब की वाइफ़ है जो पढ़ी-लिखी है, तो उनसे हम बोल सकते हैं कि भई वो आएँ यहाँ पर और चुनाव लड़ें। मैं बताना चाहूँगी भारती, अम, हाँ, मैं पॉलिटिक्स में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं बीएससी कर रही थी, तो जब कॉलेज के चुनाव होते थे और कन्वेंसिंग होती थी, तो हम छुट्टी पे रहते थे। हम सोचते थे कि जो पढ़ते-लिखते नहीं हैं, वो ही पॉलिटिक्स में जाते हैं और जो समय बर्बाद करते हैं अपना पढ़ाई के प्रति जिनका रुझान नहीं होता, वो पॉलिटिक्स में जाते हैं। ये सोच मेरा था उस समय और मैंने कभी बीएससी के जब की तो पूरे 3 साल कभी किसी को वोट नहीं किया। मैं कभी नहीं गई कि भई किसी को वोट करें हम और इसमें पार्टिसिपेट करें, कन्वेंसिंग में जाएँ। तो राजनीति में हम लोगों से संपर्क किया गया कि भी आप चुनाव लड़ें, पहले तो मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरे फादर ने एक बात कही कि आपकी शिक्षा से अगर हज़ारों, लाखों लोगों को फ़ायदा होता है, तो तुम्हें जाना चाहिए। अगर जनहित में आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं या आपकी एजुकेशन का अ, अपने क्षेत्र को फ़ायदा हो सकता है, तो आपको जाना चाहिए। और उसके कहने के बाद ही मैंने यस किया कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूँगी। तो इस तरीके से मैं पॉलिटिक्स में आ गई बाय चांस, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक साइंस स्टूडेंट थी और एक स्टूडियस टाइप उस तरीके के हम लोग थे, तो हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम पॉलिटिक्स में आएँगे और काम करेंगे। पर मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स में महिलाओं को जाना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस है ये, मेरा अनुभव है कि पॉलिटिक्स में लेडीज़ को जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से महिलाएँ एक बड़े अच्छी मैनेजर होती हैं एक तरीके से, सबको साथ लेके काम करती हैं। हर क्षेत्र में आप घर में ही देख लो, सभी को मैनेज करते हुए वो काम करती हैं, चाहे घर का काम हो, चाहे अपनी जॉब का काम हो। इसी तरीके से पॉलिटिक्स में जो महिलाएँ आती हैं, वो घर में, बाहर अ, आपका क्षेत्र वाली वासियों से और डेवलपमेंट के काम को, हर तरह के डेवलपमेंट को अच्छा अंजाम देती हैं वो। बहुत अच्छा काम करती हैं, सबका ध्यान रखते हुए काम करती हैं वो। महिलाओं का भी काम करेंगी वो, बच्चों के लिए काम करेंगी, बूढ़ों के लिए काम करेंगी वो और अपने क्षेत्र का एक सर्वांगीण विकास महिलाएँ करती हैं। बाकी पॉलिटिक्स के अलावा तो आपने जैसा पूछा मुझसे कि कमला जी क्या है? मैं देखो एक अच्छी पेंटर थी, मैं बहुत पेंटिंग करती थी पॉलिटिक्स में आने से पहले। मैं एक स्पोर्ट्समैन रही हूँ। मैं बैडमिंटन खेलती थी। मैंने स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा है, मेरी हायर सेकेंडरी मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया है और ऑल इंडिया सेंट्रल स्कूल्स में मुझे 77-78 में गोल्ड मेडल मिला है, बैडमिंटन के अंदर। और उसके बाद मैं एक स्पोर्ट्समैन थी, एक पेंटिंग्स वगैरह का मुझे बहुत शौक है, गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक है और अभी भी है। अ, अभी भी मैं पौधे लगाने में घर में भी, बाहर भी अ, मैं बिल्कुल मेरे मन का, मेरे दिल के पास का क्षेत्र है ये और कुकिंग का मुझे बहुत शौक है। गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं एक मैं भारती बताना चाहूँगी आपको कि मैं एक बड़ा इमोशनल और एक मैं मतलब एक क्रिएटिव इंसान हूँ और लेकिन मैं एक ऐसे क्षेत्र में आ गई कि जो बिल्कुल उल्टा है, जो बिल्कुल अपोज़िट है। यहाँ पे क्रिएटिव लोगों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। यहाँ तो बहुत डिप्लोमैटिक और बहुत इस तरीके के लोग मैनिपुलेटिंग लोगों का क्षेत्र है कि जो सबको साथ लेके चल सके, सबको निभा सके, इस तरह के क्षेत्र में आ गई। लेकिन मेरे इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हैं और आज भी वो ज़िंदे हैं। मैं मेरा घर आप अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पौधे आपको मिलेंगे यहाँ पर। काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी मिलेंगी आपको यहाँ पे। कुकिंग का मैं आज भी कुक करती हूँ। मेरे कोई कुक नहीं है, मैं खुद खाना बनाती हूँ अभी भी। अ, और नई चीज़ें बनाना और खिलाना, ये मेरा शौक है। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सही। आज हमने एक अलग आपका रूप देखा और पाया कि
महिलाओं को यूं ही नहीं मल्टीटास्क कहा जाता है। और चूंकि आपको हम एक पॉलिटिकल फिगर के रूप में देखते थे, लेकिन जो खूबियां जो हमसे छिपी हुई थी वो इस माध्यम से पता चली। और कहना चाहिए कि आप क्रिएटिव हैं, लेकिन आप आज जो राजनीति में है ये भी एक नियत संयोग है, और इस संयोग का होना लाजमी था, क्योंकि आप कई महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। आपके होने से हम जैसे जो नए चेहरे हैं, जो शायद अपने समाज के लिए प्रेरित होते हैं कि अपने समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आपके लिए दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है उस वक्त की, विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर बदलाव आता है। तो वही बात शायद आपने साबित कर दी है कि विचारों को सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे तो शायद एक सीमा के बाद हम अपना विकास कर सकेंगे। लेकिन अगर उनको हम समाज में पहचान दिलाते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत से लोगों को, वो कहते हैं ना, एक नारी पढ़ेगी और 7 पीढ़ी तरेगी। तो वही बात महिलाओं में है कि एक महिला अगर घर से निकल कर समाज को प्रेरित करती है, अपनी साथी महिला को प्रेरित करती है, तो हर घर में एक विकासात्मक सुधार होता है। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, और हमने आज एक नई कमला जी को जाना जो कि गार्डनिंग करती हैं और पेंटिंग करती हैं और कुकिंग उनका शौक़ है। तो बेशक शायद ये उम्मीद आप साथियों को हो जाएगी कि जब भी वो आपसे मिले आपकी कोई ना कोई एक पाक कला का श्रेष्ठ उदाहरण देखने का चांस मिलेगा। खैर, ये आपके निजी तौर पे यदि हम देखें, लेकिन आपने जितना मैंने सुना और पढ़ा है, आपने बहुत अच्छे से अपने जिला प्रमुख और एक प्रधान का दायित्व निभाया था। तो उस दौरान आपने, चूँकि आपने बताया कि ये आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आप इस क्षेत्र में आए और आपने बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया। तो इस दौरान आपने, क्योंकि बहुत पहले, आज तो थोड़ी सी आधुनिकता हर समाज में घर कर चुकी है, लेकिन उस समय में और आज के समय में महिलाओं की स्थिति में क्या आप देखते हैं जो थोड़ा सा भी बदलाव आया है? क्या आज आसान हो गई हैं महिलाओं की राहें, जो वो घर से निकलकर या घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हैं? तो एक प्रधान के रूप में कार्य करने के बाद राजनीति और महिलाओं के उसको आप किस तरह से देखते हैं, वो थोड़ा सा आपका नज़रिया जानना चाहते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं प्रधान बनी 95 में आज से 30 साल पहले की बात है। तो आप देखिए 27-30 साल पहले की बात है, तो उस समय महिलाएं इतनी जागरूक नहीं थी। आप बताइए, वहां उस समय इतनी एजुकेटेड महिलाएं भी नहीं मिलती थी। जब मैं बनी तो लोगों ने ये सोचा, मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे, तो उन्होंने सोचा कि महिला क्या काम करेगी, पुरुष करेंगे उनके नाम पे शायद, या उनके बेटे करेंगे, या उनके परिवार का कोई सदस्य महिला के नाम से काम करेगा। इस तरीके की परिपाटी थी उस समय, क्योंकि महिलाएं नई नई आई थी, तो पुरुष, जो कोई भी महिला प्रधान बन गई या सरपंच बन गई तो उसका पति काम करने का, इस तरह का ट्रेड, जनरली इस तरह का लोग के मन में ये बात थी। जब मैं बनी तो मैंने यही सोचा कि जब मेरे फादर ने मुझे कहा है कि तुम जाओ और इसमें हजारों लाखों लोगों को तुम्हारी एजुकेशन का फायदा हो सकता है, तो तुम्हें इसको करना चाहिए और अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो मैंने ये गांठ बांधी कि भी मैं, हालांकि मैं साइंस स्टूडेंट रही और उस तरीके का मेरी सोच थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करना है और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ये मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ये समय बार-बार किसी को नहीं मिलता। जो जनता ने मुझे ये मौका दिया है, तो इसको मुझे इसका फ़ायदा इनको देना है। तो आप मानेंगे नहीं भारती, मैंने इतने टूर किए कि मतलब इलाके को छान मारा। कोई पुरुष प्रधान ने भी कभी भी इस तरीके के टूर नहीं किए होंगे, क्योंकि जब मैं गाँव में गई, छोटे-छोटे गाँव में गई, ढाणियों में गई, ऐसे विकट रास्ते थे, हमारे नदी के किनारे-किनारे के गाँव थे, डांग क्षेत्र था। तो वहाँ गई तो लोग ये कहते थे कि साहब, पंचायत समिति का कोई कर्मचारी क्या, कोई न
4th क्लास भी यहाँ पे नहीं आया है कि कभी पंचायत समिति के व्यक्ति को या पंचायत प्रधान तो बहुत दूर की बात है। हमने किसी भी आज दिन तक पंचायत समिति के किसी भी कर्मचारी या किसी जनप्रतिनिधि को हमारे गाँव में नहीं देखा है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी विचित्र लगती थी कि इतने सारे लोग बने और आए और चले गए, तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये 5 साल में मेरे क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो होनी चाहिए लोगों को मिलना बिजली, पानी, सड़क शिक्षा, हेल्थ, ये जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, कम से कम ये तो मिलनी चाहिए। आज़ादी के इतने समय बाद भी अगर हमारे गाँव में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मुझे तो ये मेरा एक टारगेट था कि भई किसी भी गाँव को इन चीज़ों से, इन मूलभूत सुविधाओं से मुझे किसी भी तरीके से जोड़ना है। आप मानोगे नहीं कि मेरी पंचायत खुद मेरा ससुराल जहाँ पे है, मेरा ससुराल अचलगढ़ है। एक छोटा-सा गाँव है, 25-30 घर का गाँव है। और मेरी उसी अचलगढ़ गाँव है जो निमोला पंचायत में आता है। निमोला पंचायत का भी रोड नहीं था। आप मान सकते हैं कि किसी गाँव की कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो वहाँ बाकी विकास क्या हो सकता है? जहाँ सड़क ही नहीं है, तो फिर बाकी चीज़ें ना तो किसान अपना माल मंडी तक ले जा सकते हैं, ना कोई बीमार आदमी है, तो वो भी ईज़िली नहीं पहुँच सकता शहर के अंदर। तो कहने का तात्पर्य ये बहुत ही बुरी हालत थी। सड़कों का ये हाल था कि 30 पंचायतें थी, तो 30 पंचायतों में कम से कम 10 पंचायतों में सड़कें नहीं थी बिल्कुल भी। छोटे गाँव की तो बात आप छोड़ दो। तो मेरा यही था कि सबसे पहले मुझे गाँव को सड़कों से ही जोड़ना है। काफ़ी सड़कें रुकी हुई थी, वर्ल्ड बैंक की सड़कें काफ़ी लोगों ने स्टे लिए हुए थे। तो मैंने किसी भी तरीके से लोगों के हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी, अ, उनसे ये निवेदन किया कि भई सड़क से जुड़ जाएँगे तो हज़ारों लाखों लोग आपको दुआएँ देंगे। कैसे भी करके सारी सड़कें निकाली और प्रधान के समय में मैंने सभी तीसों पंचायतों को सड़कों से जोड़ा। ये मुझे अच्छा लगता है कि भई हमने अ, लोगों को विकास की जो एक रीढ़ की हड्डी मानो आप, एक सड़क एक रीढ़ की हड्डी है। गाँव गाँव के किसान के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए सड़क बहुत ज़रूरी है। तो वो उसको किया। इसी तरीके से एजुकेशन में भी बहुत सारे गाँवों में विद्यालय नहीं थे, तो शिक्षाकर्मी विद्यालय आप हर जगह खोल सकते हो। ऐसा उस समय एक स्कीम थी, शिक्षाकर्मी विद्यालय। वहीं की लेडी हो, वहीं का आदमी हो या पुरुष, महिलाएँ हों, उनका सिलेक्शन करके आप स्कूल खोल सकते थे। दुर्गम जो विकट रास्ते थे, दुर्गम स्थानों पे आप इस तरह के विद्यालय खोल सकते थे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कोई गाँव नहीं छोड़ा जहाँ विद्यालय नहीं हो। बहुत सारे बच्चे मुझे अभी मिलते हैं कि मैडम आपने हमारे गाँव में स्कूल खोला था, तो आपने मेरा चयन किया था। तो मुझे तो ध्यान भी नहीं कितने लोगों का चयन किया और कितने लोग उसमें टीचर्स बन गए, लेकिन अ, एजुकेशन से उनको जोड़ा क्योंकि एजुकेशन का मुझे फ़ायदा मिला भारती। मेरे फादर ने इतने पहले, आप देखिए उस समय तो कोई लड़कियाँ पढ़ती भी नहीं थी और मुझे उस समय 3-4 साल का मेरे गाँव से मेरे फादर जयपुर लेके गए और मुझे पढ़ाया। तो मेरे से ज़्यादा एजुकेशन का महत्व कोई नहीं जान सकता। मेरे फ़ादर ने मुझे पढ़ाया, मेरी पढ़ाई का फ़ायदा मुझे प्रधान के लिए मुझे ढूँढा गया, तो मेरी एजुकेशन के पीछे जो ढूँढा गया। और उस एजुकेशन का फ़ायदा मुझे पीयर में तो मिला, मुझे ससुराल में भी मिला और अभी तक मिल रहा है, आप देखो, लाइफ़ लॉन्ग मिल रहा है। तो मैं तो एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वैसे अब तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, अपनी बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बार है जो थोड़ा पढ़ा के रोक लेते हैं, 10वीं 12वीं करवा दी, उसके आगे नहीं पढ़ाते। लेकिन बच्चियों को एक मैसेज भी मैं देना चाहती हूँ अपने ट्राइबल्स को और सभी लोगों को, जितने भी समाजों की लड़कियों को जो रोक लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को रोक लेते हैं, स्कूल कराया, कॉलेज में नहीं भेजते। तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है, कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। वो आपकी पावर है। मैं समझती हूँ कि मेरे को वो पावर मेरे फादर ने दी और उस पावर का फ़ायदा अ, यहाँ पे मुझे मिला और अभी तक मिल रहा है। आप देखिए उस एजुकेशन की बदौलत है कि मैं प्रधान का काम भी बखूबी कर सकी, अच्छे ढंग से कर सकी और बहुत ही एक नोटिसेबल काम किया। उस समय सभी प्रधानों में कोटा जिले में सबसे अच्छा काम इटावा पंचायत समिति का हुआ। ये भी मेरे लिए मैं समझती हूँ कि मुझे एक संतुष्टि है कि उस समय मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा।
लोगों ने उसको नोटिस भी किया, उसको सम्मानित भी किया। तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि वो महिलाओं को उसमें आगे अपनी बहुत आगे बढ़ना चाहिए उसमें। बिल्कुल। शिक्षा से जो शिक्षा ऐसा धन है ना जिससे चुराया नहीं जा सकता, जिसे जितना खर्चेंगे उतना बढ़ेंगे, और आपने इसका एक बेहद ही श्रेष्ठ उदाहरण दिया है। और उस समय में जब आप एक युवती रहे, उस समय में आपके पिताजी का ये निर्णय कि अपनी बेटी को पढ़ाना, क्योंकि ये उस समय के लिए वाकई में एक मुश्किल काम था, एक बेटी को पढ़ाने से, वही जो बात मैंने पहले कही उसे दोहराना चाहूँगी कि एक बेटी पढ़ेगी और 7 पीढ़ी तरेगी। आपने 7 गाँव को तरा दिया। और जो एक आपने कहा कि पॉलिटिकल परसेप्शन आपका नहीं था, आप राजनीति में नहीं संलग्न होना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने वो कर दिखाया जो शायद आज भी हम नए बच्चों को, नई आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। और जिस तरह के हालात में आप प्रधान बने, और वहाँ पे आपने एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया कि पॉलिटिकल मस्ट बी ड्यूटी, उसे हम एक रुतबा नहीं कर सकते हैं, उसे एक कर्तव्य की तरह मान के चलें, तो शायद हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा शहर और हमारा देश सब विकसित हो सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। और वो दरअसल कहते हैं ना कि खुशबू को फैलने का शौक़ बहुत है, मगर खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है, मगर मुमकिन नहीं है हवाओं से रिश्ता बनाए बगैर। तो हवाओं से जब तक हम रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक खुशबू नहीं फैल सकती है। और ये खुशबू जो आपके दृढ़ लक्ष्य कहना चाहिए, और अपनी जो जिजीविषा आप थी, आपके डेडिकेशन था, वो अगर राजनीति में नहीं मिलता तो शायद ये खुशबू हवाओं तक नहीं फैल पाती। तो इसके लिए शायद नियति को यही मंजूर था, और बहुत खूबसूरत निर्णय था ये ईश्वर का कि आप राजनीति में संलग्न हुए। इस दौर को यदि हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो आज भी आप बेशक भले ही उस राजनीतिक पद पे नहीं, लेकिन आप समाज के प्रति दृढ़ संकल्प हैं, और आप आदिवासी मीना यूनिवर्सिटी के निर्माण में अपनी भूमिका दे रहे हैं। तो कुछ इस बारे में हमें बताएं कि क्या है ये यूनिवर्सिटी, और क्या इसका उद्देश्य है, और किस प्रकार ये हमारे समाज को, या कम से कम किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट को, किसी भी पाठक को ये सहायक हो सकती है। कुछ इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। हाँ भारती, मैं एजुकेशन से तो देखिए, एजुकेशन से मुझे एजुकेशन से मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ, और मैं जानती हूँ कि एजुकेशन का क्या महत्व है। इसी को ध्यान में रख के इस यूनिवर्सिटी का निर्माण की बात हुई। पहले हमारे हॉस्टल्स चलते हैं अभी भी। गर्ल्स हॉस्टल अपना कोटा का चलता है, ऐसे ही प्रताप नगर वाले हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल अपन ने निर्माण कराया। उसके बाद में एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में अ, मंत्री जी थे ये धारीवाल साहब, इनसे हमने एक लैंड मांगी थी कि भी हमें कोई स्कूल के लिए जमीन दे दी जाए। तो उन्होंने ये बात कही कि भी स्कूल के लिए क्या, आपको यूनिवर्सिटी बनाइए। तो उन्होंने एक बात कही, एक चैलेंज किया कि मीणा समाज को एक चैलेंज दे दिया कि भाई ये स्कूल क्या बनाते हो, एक यूनिवर्सिटी बनाइए। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि बिल्कुल ये कि तो हमें एक कहा गया है कि भी एक यूनिवर्सिटी बना के दो, तो जरूर बनाएंगे। मीणाओं को और या ट्राइबल्स को तो चैलेंजेस लेने की आदत है। तो उस तरीके से हम लोगों ने एक विचार बनाया कि क्यों ना एक बिल्कुल समाज इस समय को देखते हुए एजुकेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जो भी लोग बढ़े हैं वो एजुकेशन के पीछे से ही बढ़े हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि हमें एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी को बनाना है। तो लैंड हमें अलॉटमेंट हो गई, हमने गवर्नमेंट से हमें टोकन मनी में 75 बीघा जमीन अलॉटमेंट हो गई रानपुर में, कोटा में। उसके बाद यूनिवर्सिटी को बनाने की बात आई, क्योंकि लैंड में तो हमारा ज्यादा पैसा नहीं लगा, करीब 32 लाख के करीब टोकन मनी में हमें लैंड मिल गई। लेकिन उसकी बिल्डिंग को बनाना एक चैलेंज था भारती, बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतना पैसा इकट्ठा करना और समाज के लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना, और इतना समय देके प्रत्येक व्यक्ति से लोगों से पैसे लेना इतना आसान काम नहीं है। बड़ा कठिन काम है। लेकिन हम लोगों ने इसका पूरा है जो प्रोजेक्ट बनाया,
और एक समय सीमा के अंदर हमें LOI इसका गवर्नमेंट से मिला कि भी 1 साल के अंदर-अंदर आपको इसको बिल्डिंग को पूरा करना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि 10,000 स्क्वायर मीटर के अंदर हमें एक बड़ी बिल्डिंग को बना के 1 साल में देना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसमें सभी लोगों ने साथ दिया। अ, सारे लोगों ने, जैसे बैंकर्स ने बहुत अच्छा काम किया। काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। आरएस और रिटायर्ड आरएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आरडी मीना जी का तो बहुत बड़ा रोल है ही, उनकी वजह से ही लैंड मिली, उनकी वजह से ही एलओआई मिला। और जो भी डेवलपमेंट हुआ, सरकार के माध्यम से जो भी काम हुए, वो आरडी मीना जी के उनका लाइज़न बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से हुआ। लेकिन कलेक्शन के लिए करीब 100 बैठकें होंगी, 100 सवा 100 बैठकें रखी गई, पूरे जल अलग-अलग जगह के लिए। और हर जगह पे जाने के लिए भारती सब जगह मुझे कहते थे कि आप ही जाओ, आप ही अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो, आपको जाना पड़ेगा। तो मुझे हर बैठक में जाना जाना पड़ा, या मैं जाना चाहती थी, मैं खुद भी जाना चाहती थी कि समाज का एक बहुत बड़ा काम है। ये एजुकेशन की वजह से हमारा समाज आगे बढ़ा है, उन्नति की है। आज हमने जो भी पाया है, जो भी हम अच्छी-अच्छी पोस्टों पे पहुँचे हैं, वो शिक्षा की बदौलत पहुँचे हैं। तो इस काम को हमको करना था, हमने एक टारगेट रखा कि भई हमें है जो अ, अलग-अलग बैठकें करने, चाहे हमें दिन-रात काम करना पड़े, लेकिन हमें इसको अचीव करना है। और आपने देखा कि शैक्षणिक समय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति में मेरे ऊपर भी एक दायित्व था, मैं भी उसकी उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। तो 4-5 उपाध्यक्ष हैं, तो उस तरीके से टीम बना के हर जगह, चाहे वो बूंदी है, बारा है, कोटा है, जयपुर है, अ, देवली साइड है, टोंक है, हर जगह पे बैठकें करी, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बैठक करी, छोटी-छोटी बैठकें भी करी, लोगों से घर-घर जाके संपर्क किया। और मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने 47-48 डिग्री सेल्सियस के बहुत गर्मी में भी मतलब काम किया। क्योंकि एक लक्ष्य होता है, हम एक उद्देश्य बना लेते हैं कि हमें ये काम करना है और किसी भी सूरत में हमें इसे पूरा करना है। जिस तरीके से अर्जुन को मछली की आँख दिख रही थी, हमें जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय दिख रहा था कि हमें इसको बनाने के लिए पूरी क्षमताओं से, पूरी ताकत से और पूरे एफर्ट्स लगा के इसको काम करना है। तो आप देख ही रहे हो, आपने अभी देखा बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, फिनिशिंग का काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है। और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी, मैं समझती हूँ सभी समाजों के लिए, कोई ये आदिवासी, एसटी के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी, उनके भविष्य को बनाने के लिए एक बहुत अच्छा कैंपस उनको मिलने वाला है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें मेरी भी भागीदारी, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इसके अंदर काम करने का मौका मिला और इस शिक्षा के मंदिर के लिए हमारी हमारी कोशिशें काम आएँगी। अ, और आगे बच्चों के भविष्य बनेंगे। तो मैं तो यही सोच के खुश हूँ कि सभी समाज इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपना भविष्य बनाएँगे, आगे बढ़ेंगे, देश में अपना योगदान देंगे। ये चीज़ सोच के मुझे बहुत संतुष्टि है। बहुत खूबसूरत बात है ये, क्योंकि समाज किसी एक जातिगत आधार पे नहीं, बल्कि उसे एक विकासात्मक सोच के साथ समाज को जानना चाहिए। और ये मीनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी कहलाई जा सकती है, लेकिन इसमें सभी पढ़ने में रुचि रखने वाले उन सभी विद्यार्थियों का हमेशा सहृदय स्वागत रहेगा, क्योंकि जो पढ़ना है उसको यहाँ पर आने के लिए सदैव किसी रोक टोक की आवश्यकता नहीं है। वो निस्संदेह अपनी यहाँ पे पढ़ाई पूरी कर सकता है। और किस तरह से इस एक छोटे से पनपते हुए आज खड़ा कर दिया है, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी समाज के लिए, देश के लिए भी और किसी भी समाज के लिए भी। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये
संपूर्ण भारत में पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी है। अब तक कोई आदिवासी यूनिवर्सिटी बनी नहीं है। तो ये जो धारीवाल जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया, ये आइडिया जो आप तक पहुंचाया, उसके लिए वो भी इसके बधाई के पात्र हैं। और आपकी टीम को निसंदेह हम शत यहाँ से प्रणाम करते हैं, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत में, जिस तरह से आपने बताया कि गर्मी देखी न दिन देखा न रात देखा, अपना संपूर्ण डेडिकेशन और पूर्ण उसे दायित्व एक लक्ष्य मान के उसे आपने पूरा किया, और 1 साल के भीतर आपने इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। और निसंदेह ये एक सफलतम यूनिवर्सिटी और भावी पीढ़ियों के लिए एक जानी मानी यूनिवर्सिटी, जिसमें बेशक बच्चे पढ़ने के लिए लालायित होंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम इसको अपना सहयोग दे सकते हैं। कम से कम श्रमदान तो दे सकते हैं, यदि हम आर्थिक रूप से नहीं, लेकिन कम से कम श्रम और समय का हम दान दे सकते हैं। जीवन का यदि 1% हिस्सा भी समाज के कार्यों के लिए किया जाए तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। तो हमें समाज के लिए कम से कम समय निकालना चाहिए। ये बहुत आसान है कहना कि समय नहीं मिलता, नौकरी है, घर परिवार है, लेकिन जैसा कि आपने उदाहरण दिया, आपकी टीम में ऐसे कई सदस्य हैं जो अपने रिटायरमेंट के बाद समाज के प्रति बहुत पूर्ण निष्ठा से अपने दायित्व को निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज का जो हमारा मंच है, आदिवासिनी मंच है, इसमें महिलाओं की भूमिका, जो ये बहुत ही खूबसूरत विचार है, क्योंकि महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। आधी आबादी जो कहीं ना कहीं पूरी आबादी है, क्योंकि ईश्वर भी अर्धांगिनी के साथ ही इस सृष्टि का निर्वहन करते हैं और इसी को चला पाते हैं। तो महिलाओं के बिना कहीं भी कोई काम पूरा नहीं हो सकता। भगवान श्री राम ने भी यज्ञ में सीता की कम से कम मूर्ति ही रखी, लेकिन उनकी एक उपस्थिति वहाँ थी। तो बिना महिलाओं के कोई भी कार्य अधूरा है। तो आपके इस मंच को, आदिवासिनी मंच के साथ साथ जो आज का हमारे कार्यक्रम बना, ये आदिवासिनी मंच के बारे में अब मेरी थोड़ी सी रुचि बढ़ गई है। ये क्या है, क्यों है, ये दर्शकों को ज़रूर बताएं। और इस बीच में हम अभी आमंत्रित करेंगे सुमन जी को भी, वो भी क्योंकि उनका भी इस मंच को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपसे चाहूँगी कुछ इसका एक की नोट हम सब दर्शकों को दें कि ये क्या है और इसका विचार आपके मन में कैसे आए। हाँ भारती, एक्चुअली क्या है कि 4 तारीख को काला बादल जी की जयंती थी, और ये विचार हमको वैसे तो पहले भी आया है। पहले भी हमने इसको बनाने के लिए सोचा था, लेकिन हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाए। कुछ मेरे पास भी टाइम नहीं था, कुछ इस तरह के मतलब इनिशिएटिव लेने के लिए कुछ महिलाएं आगे नहीं आ पाई, तो इस तरीके से हम पहले इसको स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन 4 तारीख को जब काला बादल जी की जयंती थी, अपने जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर ही कार्यक्रम चल रहा था। फिर कार्यक्रम के बाद सुमन से मेरी बात हुई, और सुमन भी आई थी। सुमन का भी वहाँ पे भाषण था, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी थी वहाँ पे। तो उनसे मेरी चर्चा हुई कि कुछ महिलाओं का भी एक अपना एक ग्रुप बनना चाहिए, जिससे कि हम भी एक्चुअली में मैं ये चीज़ तो बहुत पहले से कमी महसूस करती थी, क्योंकि मैं जब जैसे भी टीम के साथ जैसे भी हम कंट्रीब्यूशन के लिए भी जाते थे, कहीं पर भी हमने बैठकें रखी हैं, तो महिलाएँ आती नहीं हैं। बहुत कम महिलाएँ, एक अकेली मैं ही महिला टीम के साथ जाती थी। मेरे कुछ बुलाने से कुछ महिलाएँ आ जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि भी एक बराबर की, जैसे बराबर की आबादी है, 50% हम लोग हैं, 50% पुरुष हैं, तो महिलाओं को उस तरीके से एक अच्छी संख्या में आना चाहिए। तो ये भाव तो बहुत पहले से था, लेकिन उस दिन बड़ा अच्छा मौका मिल गया। 4 तारीख को एक बड़ा अच्छा दिन था, काला बादल जी की जयंती के दिन। सुमन से बात हुई, और सुमन ने कहा कि हाँ, बिल्कुल क्या आंटी मैं बनाती हूँ इसको, और उसने करके दिखा दिया। बस 2-3 दिन में उन्होंने इस ग्रुप को बना दिया, तुमको जोड़ दिया, और बहुत सारी महिलाएँ इससे जुड़ गई। मैं समझती हूँ कि महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका जैसे आर्थिक विकास होना चाहिए, उनका आपका शैक्षणिक विकास भी होना चाहिए, उनका हेल्थ के हिसाब से भी विकास होना चाहिए। एक उनका विचारों का आदान-प्रदान और एक
उनको बाहर, घर से बाहर निकलने का, तुम्हारा ये जो थीम है, बिल्कुल घर से निकल के भी और बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करना चाहिए। तो वो एक बात है कि महिलाएं अभी घर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उनको अलग फील्ड में भी आपने समाज सेवा में काम करें, अपनी आपके जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें काम करें, और दूसरे जो जागरूकता के फील्ड्स हैं उनमें भी काम करें। तो मैं समझती हूँ कि यही सोच के कि हम एक दूसरे से जुड़ सकें, महिलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ सकें, अपने फील्ड के बारे में बता सकें, अपने अनुभवों के बारे में बता सकें, महिलाओं को किस तरीके से आगे ले जाना है, उनको कैसे एम्पावर्ड करना है, किस तरीके से हम जॉब नहीं करते तो कुछ बिज़नेस हम कर सकते हैं, कुछ हम नए फील्ड्स में काम कर सकते हैं। एक उनको वैचारिक हिसाब से भी एम्पावर्ड करना, उनकी सोच को एम्पावर्ड करना, उनकी नॉलेज को बढ़ाना, यही इस ग्रुप का है जो उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि आदिवासिनी खाली अपने घर चूल्हे-चौके से सीमित नहीं रहें, वो घर से निकल के इन अनेक फ़ील्डों में अपना जौहर दिखाएँ, अपनी क्षमताओं को दिखाएँ, यही इस ग्रुप का उद्देश्य है। और सुमन को मैं बधाई देना चाहूँगी, उसने इस ग्रुप को इनिशिएटिव लेके इस ग्रुप को बनाया, सबको जोड़ा और सबको अपनी बात कहने का, अपने एक-दूसरे से जोड़ने का मौका दिया। थैंक यू सुमन, और यही इस ग्रुप का भी उद्देश्य है। बिल्कुल। इस बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमन चंद्राव जी, जो कि इस आदिवासिनी के एक तरह से फाउंडर कहना चाहिए, अगर इसे हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रेरित किया। और ये मेरे महज 8 दिन का प्रोसेस था। इस बीच में अभी 100 से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं इस आदिवासिनी मंच से, और बहुत अच्छा लग रहा है। समाज में इतनी पढ़ी और इतनी गुणी महिलाएं हैं, ये शायद इससे पहले जाना नहीं था। जब आपस में जुड़े तब पता चला कि हमारे समाज में कितनी उत्कृष्ट पढ़ाई की हुई महिलाएं हैं, और वो अपने अपने फील्ड में। और आज ही बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए, सरोज मीना जी को राष्ट्रपति द्वारा, श्रीमती मुर्मू जी, वो भी एक आदिवासी हैं और एक महिला हैं। ये बहुत खूबसूरत संयोग है कि उनके द्वारा आज उन्हें सम्मानित किया राष्ट्रीय स्तर पे, और जिसके वो बधाई की पात्र हैं और समाज का उन्होंने गौरव बढ़ाया है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी, आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस भी है। तो ये कितना खूबसूरत संयोग है कि आज हमारे इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ है। आज ये महिलाओं का मंच यहाँ से शुरू हुआ है, और हमारी सरोज जी जो कि समाज की बेटी हैं, और उन्होंने बहुत खूबसूरती राष्ट्रीय स्तर पे हमारा मान बढ़ाया है। तो ये सुखद संयोग है कि आज यहाँ पर सुमन जी का विचार और आपके सहायक जो विचार है वो मिलकर एक पहचान बनाने की ओर अग्रसरित हैं। मैं सुमन जी से कहना चाहूँगी, उनको आमंत्रित करना चाहूँगी कि इस विचार के बारे में, इस आदिवासिनी मंच के लक्ष्यों के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में थोड़ा बताएं, ताकि और अधिक महिलाएं इससे जुड़ चुकें और उन्हें कम से कम ये उद्देश्य क्लियर हो कि हम इसमें जुड़कर क्या कर सकते हैं। उनके हौसलों को एक नए पंख देने के लिए आदिवासिनी मंच कितना सहायक हो सकता है। स्वागत है सुमन चंद्राव जी का। सुमन जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा यदि आप हेडफोन हटाकर शायद डायरेक्ट, जी, या पास कर लीजिए अपने हेडफोन्स का माइक, यदि पास कर लें तो शायद आवाज़ थोड़ी तेज़ होगी। बहुत धीमी आवाज़ आ रही थी। हाँ, भारती जी, अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू वेरी मच भारती एंड नमस्ते कमला जी। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर के, और ये बहुत ही सुखद अनुभव है कि हम लोग इस तरह से साथ मिल पाए और इस प्रोग्राम को एक
प्रैक्टिकल रूप से इम्प्लीमेंट इसको हम लोग कर पाए। क्योंकि जैसा आपने बोला, वैचारिक तौर पे तो हम बहुत बार बातें करते रहते हैं, परंतु उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना वो एक बड़ा कदम होता है किसी भी संस्थान के लिए या किसी भी ग्रुप के लिए। तो ये बहुत ही सुखद है कि आप लोग जुड़े इसके साथ। जैसा कमला जी ने शेयर किया, 4 सितंबर को हम लोगों की काला बादल जी की जयंती थी, जिस पर हम सब लोगों का मिलना हुआ। और कहीं न कहीं उसी इवेंट के दौरान एक ये विचार आया कि जब मैंने देखा कि वहाँ पे हम लोगों का जो इवेंट था एक्चुअली, वो था प्रतिभा सम्मान समारोह। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि जितनी भी प्रतिभाओं को हम सम्मानित कर रहे हैं, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं था कि हम लड़कियों को सम्मानित कर रहे हैं या लड़कों को कर रहे हैं। वो एक इन जनरल सभी स्टूडेंट्स को, या फिर सभी वो बच्चे जिन्होंने कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर किया है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है अपने अपने एकेडमिक क्षेत्र में, उनको सम्मानित कर रहे थे। पर जब हमने वो लिस्ट देखी तो उसमें 90% से ज़्यादा लड़कियाँ थीं। तो ये बहुत ही सुखद एक काफ़ी प्लेज़ेंट सरप्राइज़ था मेरे लिए। और मुझे उसके बाद लगा कि कहीं न कहीं हम लोग शायद सामाजिक तौर पर ये चीज़ को उतना विज़िबली नहीं देख पा रहे हैं कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल बैंक है, जो हमारा प्रोफ़ेशनली एक्टिव बैंक भी है लोगों का, उसमें एक बड़ा हिस्सा लेडीज़ का है। और कहीं न कहीं हम शायद उनको एक प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं दे पा रहे हैं, जिस पे कि वो सामने आकर के अपनी बात रख पाएँ, या एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएँ, या एक-दूसरे से नेटवर्किंग कर पाएँ, या फिर एक-दूसरे से इंस्पायर ही हो पाएँ। कि अगर मान लीजिए, जैसे अब मैं कमला जी को देखूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इनको देखना कि इन्होंने अपने फ़ील्ड में उस टाइम पर जुड़ कर के पॉलिटिक्स में अभी इतना आगे आ गई हैं। ऑल्दो शायद इनका, जैसे इन्होंने बताया, कि पॉलिटिक्स इतना फ़ेवरेट फ़ील्ड नहीं था, बट आप ये देखिए कि आप और कितने लोगों को इससे प्रेरित कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम अपने आस-पास में इंटेलेक्चुअल वुमेन को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बाहर निकल के अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाती हैं, वो मौका जो कि मेन को, या फिर जो हमारे पुरुष हैं समाज में, उनको बहुत आसानी से मिल जाता है कि आप बाहर निकल के किसी भी सम्मेलन में जा सकते हैं, आप किसी भी इवेंट में जा सकते हैं, आप 4 लोगों के साथ मिलकर के कुछ भी ग्रुप बना सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर उस चीज़ को डिस्कशन करने के लिए ला सकते हैं, या कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी ईज़ी फॉर men in the society to get that visibility, whereas for women it's not that easy. First of all, the moment you step out of the house, it's being questioned first of, and you have to answer that मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कितने बजे तक आऊँगी, irrespective of the fact कि मैं शायद मैं आईआईटी ग्रेजुएट हूँ, मैंने आईआईएम से एमबीए किया हुआ है, या मैंने विदेश में भी जाके पढ़ाई करी हुई है, या मैं अभी किस जॉब पे हूँ, बट स्टिल मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कितने बजे तक आऊँगी, या मैं किन लोगों से मिल रही हूँ। उसमें और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ नेगेटिव ही है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि आपके घर पे लोग आपके बारे में वरीड होते हैं, वो चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें या जैसा भी है। पर उस सब के चलते हम लोगों की जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, वो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो हमारे पास वो उतने अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ पाती हैं कि हम दूसरे लोगों से इंटरैक्ट कर सकें, और अपनी जो इंटेलेक्चुअल जो भी हमारी कैपेसिटी है, या जो भी हमारा ज्ञान है, उसको एक-दूसरे के साथ डिस्कशन करके उसको बढ़ा सकें। तो ये हमने इस दौरान समझा कि एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा होना ज़रूरी है, जहाँ पर हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, अपने जैसे ही और लोगों के साथ मिल सकें, बातें कर सकें, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर कर सकें, एक-दूसरे को इंस्पायर कर सकें। सिर्फ़ एक-दूसरे की टाँग पकड़ के नीचे नहीं खींच सकें, एक-दूसरे का हाथ पकड़ के उनको ऊपर अपने साथ पुल कर सकें। तो इस सब चीज़ की ज़रूरत कहीं न कहीं महसूस हुई, जिसके चलते कि कमला मीना जी की सहायता से और उनके गाइडेंस में अ, और भी हमारी महिलाएँ थी जो ग्राउंड लेवल पर हम लोगों से जुड़ी हुई थी। जैसे भारती जी आप हैं, या फिर प्रियंका मीना जी थी हमारी, और भी कई सारी लेडीज़ थी जो ग्राउंड लेवल पे हाड़ौती व कोटा वाले क्षेत्र में हम लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, जिनके साथ मिलकर के हमने ये ग्रुप बनाया। और फिर इसमें दिन दुगनी और रात चौगनी जो तरक्की हुई मेंबर्स की, वो देख कर के मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी भी हुई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी देख कर के। और जितना मैंने देखा, मुझे लगा कि शायद 50% हो सकता है कि हम लोग नॉन वर्किंग बैकग्राउंड से ही हमारे सदस्य आ पाएँगी। बट मैंने जो देखा कि उसमें 50% तो डॉक्टर्स ही हैं। आप नॉन वर्किंग तो भूल जाइए, उसमें 50% तो हमारी डॉक्टर्स थी, मतलब एमबीएज़ एंड पीजी करी हुई लेडीज़ थी।
फिर उसके अलावा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थी, इंजीनियर्स थे, बहुत सारे लेडीज़ थी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड में हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित, मतलब आप सोचिए मुझे इतना प्रोत्साहन इस चीज़ से फ़ील हो रहा है, तो एक लेडीज़ जो शायद कुछ अपने आप नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा मोटिवेट करने वाली बात होगी कि अगर हम इकट्ठे होने का विचार करते हैं, तो उसमें से 90% लोग, हम लोग सब एक्टिव हैं इंटेलेक्चुअली और हम लोग प्रोफ़ेशनली एक्टिव हैं। और जो लोग प्रोफ़ेशनली एक्टिव नहीं हैं, वो या तो सोशली एक्टिव हैं या फिर वो इंटेलेक्चुअली उतने वीक नहीं हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इंटेलेक्चुअली। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, जैसे भारती जी आपका ही एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, तो ऑल्दो आपने प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड से नहीं जुड़ने का अपना जो भी फ़ैसला रहा होगा आपका, बट उसके अलावा आप इंटेलेक्चुअली इतनी रिच हैं, आप क्रिएटिवली इतनी धनी हैं जिसका कि हम लोग कोई मुकाबला नहीं है उस चीज़ का। इनफैक्ट जनरल कैटेगरी में भी अगर हम लोग चले जाएँगे तो भी उस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये बहुत ही सुखद एक चीज़ है और मेरा ये विचार है कि आगे आने वाले समय में हम एक-दूसरे को हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींचें, एक सीढ़ी बनाएँ जो कि हमारी जो भी महिलाएँ हैं उनको एक सहारा दे कि हम कैसे एक के बाद एक कदम रख के ऊपर बढ़ते हुए निकलें। यूजुअली ऐसा होता है कि मान लीजिए हमें ट्रांसफ़र कराना है, हम कहीं पे फँसे हुए हैं, तो हम बोलते हैं अपने पिताजी को हम या तो संपर्क करते हैं या अपने अ, हस्बैंड होते हैं उनको संपर्क करते हैं कि हमको ट्रांसफ़र कराना है, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते हैं। बट मैं ये चाहती हूँ कि हम आने वाले समय में हमारा खुद का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हम अपना काम खुद करा सकें, ना ही सिर्फ़ अपना काम, बल्कि हमारे साथ कोई और भी जो हो, उनका भी काम हम करा सकें। हम बोल सकें कि नहीं, हम कमला जी को जानते हैं हाँ, या कहीं हम न उस कहीं डिपार्टमेंट में वो लेडीज़ कहीं को न कहीं जानते मैं हैं आपका इशारा समझ रही हूँ कि जिनकी इसे यूँ कह जो कि सकते हमारी हैं हेल्प कि कर सकती हैं। इसे यूँ कह सकते हैं कि अभी हमें पहचान बतानी पड़ती है कि मैं इनकी एग्ज़ैक्टली, बेटी हूँ, अभी एग्ज़ैक्टली। मैं इनकी वाइफ हूँ। लेकिन शायद हमारे जो घर के पुरुष हैं वो हमारी पहचान से भी जाने जा सकते हैं। मुझे लगता है जैसे कमला बिल्कुल, मैम का सर को शायद इसलिए जानते होंगे कि अच्छा ये कमला जी के पति हैं, तो वो कितना सुखद होता होगा। सर के लिए भी वो बहुत गौरवशाली होता होगा कि उनकी बिल्कुल। पत्नी से घर की महिला से अगर किसी पुरुष को पहचान मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात हुँ, है। और आपका ये जो विचार है ना, ये वाकई में जैसा आपने बताया कि समूह में 50% तो चिकित्सा क्षेत्र में महिलाएं सक्रिय हैं। तो आगे की जो योजना रहेगी हमारे इस मंच की या इस समूह के जुड़ने की या सभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, तो किस प्रकार से ये सहायक हो सकता है? आपने उन्हें जोड़ लिया है, उसके बाद जैसे जो प्रोफेशनली एक्टिव हैं, जैसे आप लोगों के यदि व्यवसाय चल रहे हैं, सरकारी, गैर सरकारी या जब किसी भी उपक्रम में आप सक्रिय हैं, तो आप किस प्रकार संलग्नता दे सकते हैं? या फिर जो महिलाएं केवल गृह स्वामिनी हैं, वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से किस प्रकार समय निकाल कर जुड़ सकती हैं, या वो किस तरह से अपना अस्तित्व इसमें बना सकती हैं, अपनी पहचान बना सकती हैं? आप दोनों से ही ये सवाल मेरा रहेगा कि आगे की क्या योजनाएं रहेंगी, या फिर आज इस कार्यक्रम को देखने वाली महिलाएं कैसे प्रेरित होंगी कि वो भी अपने मन में ये विचार लाएं कि अरे मुझे भी जुड़ना चाहिए, मेरा इसमें कुछ विकास हो सकता है। कमला जी आप बोले हाँ, पहले। मैं तो सभी महिलाओं को देखो ये बताना चाहूँगी कि एक तो आप इस ग्रुप से जैसे जुड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी महिलाएँ कितने सक्सेसफुली काम कर रही हैं। और आप भी घर बैठ के मान लो कोई आपकी इच्छा है, कुछ बिज़नेस करने की इच्छा है या कुछ और आपके मन में कोई बात है कि मैं इस फ़ील्ड में कुछ करना चाहती हूँ, तो एक आपको अपॉर्च्युनिटी है कि आपको इसमें इस ग्रुप के माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपकी किस तरीके से आपको बैंक से आपको किस तरीके से लोनिंग आप ले सकते हो, कैसे आप जिस फ़ील्ड में भी आप जाना चाहते हो, जो भी कुछ आप करना चाहते हो, उसकी गाइडेंस आपको क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि सही गाइडेंस मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सही दिशा निर्देश नहीं मिलते, सही राय नहीं मिलती, तो लोग इधर-उधर भटकते हैं, अपना अपने उद्देश्य की तरफ केंद्रित नहीं हो पाते, वो काम नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं तो समझती हूँ इस ग्रुप से इसमें बहुत सारे लर्नेड इतने डॉक्टर्स हैं, इसमें कितने आईआईटीएन्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं इसमें, कितने और दूसरे फील्ड्स में भी काम करने वाले लोग हैं
और कुछ जैसे भारती है, भारती काम नहीं करती तो क्या है, वो भी बहुत टैलेंटेड है। हर काम में वो कितनी की टैलेंटेड है, इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, इतना अच्छा संचालन करती है, इतना अ, आज की टेक्निक में इतनी एडवांस है। तो मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति में कोई, मैं तो समझती हूँ हर महिला में कोई ना कोई विशेषता होती है। हाँ, कि कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर होती है और हम वो काबिलियत को देखने की, सीखने की, उसको नोटिस करके उसको अपने 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 अंदर ढालने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ कि इस मंच से लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जो वो उनके दिल में जो चीज़ छुपी हुई है, जिसको वो करना चाहते हैं, घर गृहस्थी में जिसको भूल गए थे, उसको आगे करने के लिए उनको एक मंच मिला है। यहाँ पे एक-दूसरे की सहायता करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि मेरे नाम से मेरे पति को जानते हैं, तो आपको और महिलाओं के नाम से भी उनके घरवालों को जान सकते हैं। तो ये चीज़ सबके साथ हो सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि अपनी काबिलियत को समझो, उसको आगे बढ़ाएँ। आप में भी बहुत सारे पोटेंशियल है जिसको आप आगे बढ़ा सकते हो, आगे ले जा सकते हो। आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो हम सब मिलके आपस में एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। आपकी जो भी हर्डल्स हैं उनको दूर करेंगे और निश्चित रूप से आपके टारगेट्स तक आपको पहुँचाने का काम करेंगे। यही मेरा सबसे कहने का बात है। थैंक यू Thank you. थैंक यू कमला जी। Thank you, Kamla ji. थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा ऐड मैं करना इसमें ऐड चाहूँगी करना चाहूँगी पर तो इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर देखें कि हम लोग आगे के लिए क्या सोचते हैं इस ग्रुप के लिए, तो आगे का जो विज़न है वो ऐसा है कि जिस तरह से आदिवासी या फिर ट्राइबल लोगों की हेल्प के लिए बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो वर्किंग होते हैं। तो उसमें कई सारे एनजीओज़ हैं जो सिर्फ़ वुमेन पे फ़ोकस करते हैं, जिसमें कि दे वर्क इन वुमेन एजुकेशन 1 सेकंड दे वर्क इन वुमेन हेल्थ। ऐसे नए बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो दे वर्क टुवर्ड्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारा जो एम है वो ये है कि इस तरह के जो एनजीओज़ रहेंगे उनसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके उनके थ्रू जो भी हम लोग गाइडेंस या जो हेल्प हम लोग अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो करेंगे। इन इस विजन के तहत मिशन हमारा ये रहेगा कि विल ऑर्गेनाइज वेरियस वर्कशॉप्स, वेरियस सेशंस व्हिच आर रेलेवेंट फॉर पर्टिकुलर फील्ड्स जिसमें कि लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है या हेल्प की ज़रूरत है। तो ये अभी गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट लेट्स से 1 ईयर और सो दैट इज़ द एम फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोगों को यही करना है कि हम लोग इस तरह के और ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेंगे, कुछ एक वर्कशॉप्स करेंगे, सेशन करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ जो हम करना चाहेंगे वो रहेगी हमारी कल्चरल उसकी तरफ जिसमें कि हम लोग कल्चरली चाहेंगे कि जो लोग सिर्फ़ आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा एम नहीं है कि हमको कुछ इंटेलेक्चुअली करना है, बट कल्चरल जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करना चाहेंगे, जहाँ पे कि हम लोग जो अपने तीज त्योहार होते हैं वेरियस, उनके ड्यूरिंग छोटे-छोटे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करना चाहेंगे, जिसमें कि लोग मिलें, आपस में एक-दूसरे को जानें और इंटरैक्ट करें। तो रफ़ली 1 साल का हम लोगों का ये इस तरह का विज़न या इस तरह का एम है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा 1 साल में हम लोग परफ़ॉर्म कर पाते हैं, बेस्ड ऑन दैट वी विल प्लान फर्दर कि आगे आने वाले टाइम के लिए हमारी क्या किस तरह की नीति होनी चाहिए। यूँ कह सकते हैं कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, पूरा आसमां अभी बाकी है। तो हमारे पास अभी एक लक्ष्य का एक बीजारोपण हुआ है और इसको एक वृक्ष विशाल जिसे कहना चाहिए वट वृक्ष बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सभी महिलाओं को सक्रिय होना पड़ेगा और होना पड़ेगा नहीं कहना चाहिए, उसमें होना चाहिए, जिसकी ललक हमारे भीतर से आनी चाहिए। चाहे वो एक गृहिणी है या किसी एमएनसी कंपनी में कार्यरत महिला है या चिकित्सा क्षेत्र में या किसी भी पब्लिक फील्ड में बैंकर है, जहाँ पर शायद उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं से लेकर एक गृहस्थ जो 24/7 कार्यरत जो महिलाएं हैं,
उन सब के अंदर मैं मान के चलती हूँ हर महिला, जैसे दुर्गा का स्वरूप हम आने वाले दिनों में नवरात्रा देखते हैं, तो दुर्गा के बहुत सारे हाथ होते हैं, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं वैसे ही हाथ नहीं दिए हैं, लेकिन उनके हाथ इनविजिबली दिए हैं। ईश्वर ने बहुत सारे गुणों से उन्हें भर के भेजा है, मल्टी टैलेंटेड बना के भेजा है। ये सिर्फ न आदरणीय कमला जी, न आपकी न मेरी बात है, ये हर महिला की, हर एक छोटी बच्ची से शुरुआत होती वहाँ की बात है कि उसमें अनेकानेक गुण होते हैं। वो बेहतर खाना बना सकती है, वो आपको बाहर का काम करके शी कैन बी अ बेस्ट मैनेजर टू एवरी फील्ड, तो वो बहुत अच्छी एक मैनेजर हो सकती है। और आदरणीय कमला जी ने जिक्र भी किया था कि महिलाएं हर क्षेत्र में अव्वल आ सकती हैं, बस ज़रूरी है उनके पंखों को थोड़ी सी उड़ान देने की, तो उनके हौसलों को हम उड़ान दें। इसलिए इस मंच का आगाज़ हुआ है, इस मंच का निर्माण हुआ है, और इनकी बात से मैं जोड़ना चाहूँगी एक संचालक के रूप में, इस कार्यक्रम के संचालक के रूप में, कि इस कार्यक्रम का नाम जो घर से निकलते ही रखा गया, उसके पीछे पीछे यही मोटा उद्देश्य है। आप पंख फैलाकर तो देखिए, पूरा आसमान है आपके लिए, और इसके लिए कमला जी और सुमन जी ने ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, जिसे क्या हवाई अड्डा कह सकते हैं, ये हवाई अड्डा है, यहाँ से आप उड़ान भरिए और आपके सपनों के साथ में आसमान तक आप पहुँचेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत प्रेरणादायी एक मंच है जहाँ पे हर महिला जुड़ सकती है। अभी भी मैं चाहूँगी कि अगर आप खाना बना रही हैं, अपने घर में काम कर रही हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन से, क्योंकि वो सबके पास है, यूट्यूब चैनल खोलिए और इस प्रोग्राम को लाइव देखिए। अपने किचन में रोटी बेलते हुए आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। और हम आगे की कड़ी में, ये आज शुरुआत है, आगे की कड़ी में हम जो भी हमारे समूह में बहुत ही गुणी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, या फिर किसी एमएनसी कंपनी में कार्यरत हैं, बैंकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, या सभी फील्ड में जो प्रोफेशनली एक्टिव हैं, या घर में भी जो महिलाएं एक्टिव हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ पे एक अतिथि के तौर पे, अतिथि वक्ता के तौर पे बुलाएंगे, और हर मुद्दे पे, महिला की हर मुद्दे पे बात होगी, जिसमें चाहे महिला सुरक्षा है, उसमें शिक्षा है, उसमें आपकी पाक कला है, हर मुद्दे पे जिस पे भी हम रुचि रखना चाहते हैं। ये एक ऐसा मंच है जो मल्टीटास्क आपके लिए हो सकता है, इसलिए जितना हो सके आगे इसमें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। जो भी आप उस व्हाट्सएप समूह से जुड़े वो वहाँ पर जुड़ सकते हैं, और कालांतर में हम इस YouTube चैनल पे अपनी सभी महिलाओं के जो विशेष कार्यक्रम रहे या उनकी विशेष बात होगी, उनके YouTube पे अपलोड करते जाएंगे वीडियो। साथ ही एक और इस समूह का जब जुड़ाव हुआ था, सभी महिलाओं से जुड़े, तो एक और मुद्दा रहा कि परंपराओं को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे हस्तांतरित करें, क्योंकि हम वो कड़ी बन सकते हैं जो आने वाली पीढ़ी के और पिछली जाने वाली पीढ़ी के मध्य जो परंपराएं चल रही हैं उन्हें डिसअपियर होने से बचा सकें। तो यहाँ पर हम वो भी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में त्यौहार आने वाले हैं। सामान्यतः होता क्या है, मेट्रो सिटीज़ में रहने वाली जो बहू बेटियाँ हैं, सासू माँ के पास अगर हैं तो उन्हें सब रिवाज पता है, लेकिन फ़ोन पर पूछना पड़ता है इसके लिए मैं क्या तैयारी करूं। तो ये भी हमारा एक लक्ष्य रहेगा। यहाँ पर हम वो सब चीज़ें बताएंगे कि आप एक ही जगह पे अपनी सासू माँ और सबको पा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी महिलाएं सशक्तिकरण के साथ एकजुट होकर कार्यरत होंगी। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सुमन जी और आदरणीय कमला जी, और वो सभी महिलाएं जो इस समूह से जुड़ रही हैं, जुड़ चुकी हैं और अपना यहाँ पर योगदान दे रही हैं। तो बहुत खूबसूरत विचार है और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे और इस तरह से आगे भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि विचार को सिर्फ प्रस्फुटित होकर फुस नहीं कर देना है, उसे हमें वट वृक्ष बनाना है जिसकी नींव आप रख चुके हैं, और आगे ये चलता रहेगा। घर से निकलते ही आपके पास 7 से ज़्यादा आसमान है, आप जहाँ चाहें अपने पंखों को फैला सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सुमन जी, इसमें आप एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, महिलाओं दर्शकों के माध्यम से यदि पूछूं, ये तो रही हम ऑनलाइन कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप या इस समूह से जुड़ने की, लेकिन यदि
फिज़िकली, जैसे कोटा इसका केंद्र बिंदु मान के चलते हैं, तो फिज़िकली किस तरह से अगर किसी को सलाह लेनी है तो हो सकता है फ़ोन और इन सब ऑनलाइन आभासीय पटल से हम ले सकते हैं, लेकिन फिज़िकली क्या कनेक्टिविटी रहेगी और उसमें कैसे भागीदारी हो सकती है, ये मेरा लगभग आखिरी सा सवाल है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। लेकिन फिज़िकली और आभासीय पटलों पे हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, या कैसे आप प्रेरित करेंगी? अंतिम इस क्वेश्चन में मुझे आंसर दें कि अभी यदि कोई महिला सुन रही है तो उसे आप कुछ पंक्तियों में कैसे प्रेरित कर देंगी अपने समूह से जुड़ने के लिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है भारती आपका, क्योंकि क्या होता है कि अभी हम लोग सब इतना वर्चुअल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें भूल जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें फिज़िकल वर्ल्ड में होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि कोटा क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र का और हम लोगों की जो कम्युनिटी है ट्राइबल, उसका एक केंद्र बिंदु है राजस्थान में, अगर आप देखें तो हमारी भी जो गतिविधियाँ रहेंगी उनका केंद्र बिंदु कोटा ही रहेगा। उसका एक और कारण ये भी है कि कोटा में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी कम्युनिटी है उसका हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारा सामुदायिक भवन है या फिर कल को हमारी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम बहुत सारे नॉलेज शेयरिंग सेशंस करवा सकते हैं, या फिर हमारे हॉस्टल्स हैं जो हमने बच्चों के लिए बनवाए हैं, जो हमारी जो मीना सामाजिक समिति है उन्होंने। तो इस तरह से जो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है, वो कोटा में काफ़ी अच्छा है। तो इसके चलते जितनी भी हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होएँगी, वो हम कोशिश करेंगे कि हम कोटा में करें, और हमारे जो बाकी जिलों में जो महिला हम लोगों की मेंबर्स हैं या जो साथी हैं, उनको भी हम मोटिवेट करेंगे कि वो भी अपने-अपने जिलों में इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएँ। उसमें जो भी उनको सहायता चाहिए वो हम ज़रूर एक्सटेंड करेंगे, बट मेनली जो सेंटर रहेगा वो कोटा में ही हम लोगों का रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, जैसे आप दिल्ली रहती हैं, मैं बम्बई रहती हूँ, बहुत सारे लोग और भी कहीं-कहीं रहते हैं जो कि सिर्फ़ दिवाली, होली, न्यू ईयर इस सब पे कोटा जा पाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के समय पर हम लोग अपने-अपने एटलीस्ट एक स्नेह मिलन या फिर एक छोटी-छोटी मीटिंग्स हम लोग अपनी रख सकें, जिसमें एटलीस्ट हम एक-दूसरे को बाय फेस जानें, एक-दूसरे से मिलें, इंटरैक्ट करें, या जो भी और कोई सेशन अगर हम कराना चाहें वुमेन एम्पावरमेंट का या वुमेन सेफ्टी का, वुमेन हेल्थ का, तो उस तरह के सेशंस भी हम उस दौरान करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम लोग दिवाली के 1 दिन पहले रूप चौदस के दिन हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें कि हमारी सारी साथी जो भी महिलाएँ हैं, वो आकर के पार्टिसिपेट कर सकें। कुछ थोड़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ रखेंगे, कुछ थोड़ी अवेयरनेस वाली एक्टिविटीज़ रखेंगे, तो एक मिक्स सा एक गैदरिंग रखेंगे उसको। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे, और उसके बेसिस पर जो हमें लगेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हमें आगे करना चाहिए या कुछ चेंज करना चाहिए, तो वो भी हम आगे करेंगे। ये अभी रूपरेखा जो हमने सोची है वो ये है, पर ये रूपरेखा आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें चीज़ें जो हम सीखेंगे करने के बाद, उससे बदलती रहेगी, इम्प्रूव होती रहेगी। कमला जी के गाइडेंस से हम लोग उसको और चेंज करते रहेंगे। ये हम करेंगे। अ, बट टू सम अप एवरीथिंग, हम पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी हैं, उसके बाद भी जो एक चीज़ जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगी सभी दर्शकों के साथ, वो ये है कि एक कहावत मैंने सुनी थी काफ़ी समय पहले। मैं अपने ऑफ़िस में एक प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पर हमने एक कहावत सुनी थी कि एक होता है कि हम गुणी हैं किसी चीज़ में, हम में किसी चीज़ की प्रतिभा है, तो वो चीज़ हम बहुत आराम से कर लेंगे। एक होता है कि हम हार्ड वर्किंग हैं। तो एक तो है कि हमको बहुत अच्छे से फटाक से कोई चीज़ समझ में आती है तो हमने परीक्षा पास कर ली। एक हो गया कि हमने पूरे साल बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई करी और फिर हमने परीक्षा पास कर ली। तो देखिए, टैलेंट और हार्ड वर्क 2 अलग-अलग चीज़ हैं, एंड हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज़न्ट वर्क हार्ड। ये एक ऐसी की है जो मुझे मुझे ऐसे मेरे मन में लग गई कि हाँ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, बट हार्ड वर्क विल बीट यू इफ यू डज़ नॉट वर्क हार्ड। तो परिश्रम का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो हमें हमेशा परिश्रमी होना चाहिए, हमें हमेशा जो भी हम करना चाहते हैं उसकी तरफ पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए, उससे जी नहीं चुराना चाहिए, भले ही हम चाहे जितने भी गुणी हों, चाहे जितने भी टैलेंटेड हों। ये मुझे लगता है हम सबके लिए एप्लीकेबल है, भले हम स्टूडेंट हों, भले हम वर्किंग हों, भले हम नॉन वर्किंग हों, भले हम उम्र के बहुत ही आगे वाले पड़ाव में हों, बट हार्ड वर्क से कभी भी हमको मुँह नहीं चुराना चाहिए, जी नहीं चुराना चाहिए। सो टैलेंट इज़ देयर, बट
hard work is always the end most thing which will always be there with you. तो यही बस मैं कहना चाहूंगी. थैंक यू वेरी मच भारती. थैंक यू वेरी मच कमला जी. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा विचार है कि मेहनत अगर करते रहेंगे तो फिर सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। और ये बात अक्सर, मैं अभी फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ, मैं अपने जिम्मेदारियों के अलावा इतर अगर देखूँ तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मुझसे कई बार सवाल पूछा जाता है कब तक पढ़ोगी, अब तो बच्चों का पढ़ने का समय हो गया। पर मैं कहना चाहूँगी उन सभी इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को, पढ़ना हमें कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। जीवन शायद एक ही बार मिलता है, जिम्मेदारियां अपनी जगह है, हर क्षेत्र में, हर रोल में हमें अपना 100% देने की एक जज्बा होना चाहिए। और पढ़ने से शायद हम जितनी बार हम पढ़ते हैं हम एक नया जन्म लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर जान पाते हैं, हमारी क्षमताओं को निखार पाते हैं। तो हमारे सामने एक बेहद श्रेष्ठ उदाहरण है कमला जी का, कि वो कितने पढ़े लिखे होने के कारण आज एक समाज में जान पहचान उन्होंने बनाई है। शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए, मैं उन्हें ही अभी कहना चाह रही थी कि वो अंतिम शब्दों में एक बार कहें और जुड़ें इस मंच से, इस पटल से, चूँकि समय बहुत हो गया है। आप सभी दर्शक हमें गौर से सुन रहे थे और बहुत सारे लोगों के इसमें इस बीच टिप्पणियाँ आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने इसे सराहा है, इस प्रयास को, जिसकी आप बहुत बड़ी भागीदार हैं सुमन जी और कमला जी। आपके ये प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे और ये एक मेरे ख्याल से एक मिसाल बनेंगे हर महिला के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर्दे की ओट में छिपकर अपना स्वप्न कभी कभी देखती है, लेकिन उसे अगली ही सुबह अपनी जिम्मेदारियों के नीचे दबा देती है। तो मेरा उन सभी महिलाओं से अनुरोध है कि अपने स्वप्न को जीना सीखें। ऐसा नहीं है कि आप जिम्मेदारियों के साथ अपने सपने को साकार नहीं कर सकती हैं, वो एक रूप है और ये एक रूप है। तो इस मंच से अधिक आप जुड़ें और यहाँ पर कम से कम इस ऑनलाइन माध्यम से, इस यूट्यूब से मिलेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, और बहुत सी एक और एक्सपर्ट को लेकर आएंगे और किसी एक मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहें। और अभी हमारे साथ कमला जी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आवाज नहीं आ रही है। हाँ, शायद भारती जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कमला जी एक बार थोड़ा देर हम लोग होल्ड करते हैं। हाँ, कुछ शब्दों में भारती जी आपकी आवाज पिछले 1-2 मिनट से नहीं आ रही थी। जब कमला जी जुड़ी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से रिपीट कर दें जो आपने कहा था। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, इनकी आवाज थोड़ी सी शायद कनेक्टिविटी में इशू है। तो कमला जी जब तक भारती जी जुड़ रही हैं तब तक आपका डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो मैं थोड़ा-सा वही रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि हाँ,
हम लोगों का जो भी हम लोग भले ही पढ़ रहे हों, जैसे कि भारती जी भी पढ़ाई कर रही हैं और हम लोग वर्किंग हैं, और उसी तरह से आप पढ़ाई और वर्किंग के आगे वाले फेज़ में हैं काफ़ी। तो अ, हाँ, भारती जी जुड़ गई हैं। भारती जी, आपकी आवाज़ काफ़ी देर से आ नहीं रही थी, और कमला जी भी अभी जुड़ गई हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर से एक बार थोड़ा-सा स्टार्ट कर दें। भारती, आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं। नहीं, भारती के साथ शायद कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो कमला जी, भारती जी आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट करें। शायद वो फिर से कनेक्ट करेंगी। तो तो कमला जी, भारती जी यही बोल रही थी कि आने वाले समय में भी हम इसी तरह से जो भी हमारे समाज में महिलाएँ हैं, उनको इस पटल पर लाते रहेंगे, जो भी अपने क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं, भले ही वो कुछ पढ़ रही हों या फिर कुछ कार्यरत हो कहीं पे, या फिर आपकी तरह अपना संपूर्ण समय सामाजिक गतिविधियों में दूसरों को इंस्पायर कर रही हों या समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हों। तो इस तरह से हम आने वाले समय में भी इस पटल पर और भी प्रोग्राम करते रहेंगे। सभी दर्शकों से हम लोगों का निवेदन है कि आप इस पटल पर जुड़े रहिए। आपकी जो भी राय है, उसको भी कमेंट्स बॉक्स में आप जो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, वो कमेंट्स लिख कर के आप हम लोगों को भेजिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो भी हमको इसमें सुधार करने चाहिए प्रोग्राम में, वो हम लोग करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद कमला जी, आपका आज जुड़ने के लिए हमसे और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आप सचमुच में एक हमारे समाज की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम लोग इस प्रोग्राम को अभी आज पूर्ण विराम करेंगे इस प्रोग्राम का, और आने वाले समय में हम लोग फिर से दर्शकों के साथ जुड़ेंगे और इसी प्रोग्राम को आगे लेके जाएँगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया।